In progress. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for taking time out and joining me for today's session. My name is Umar Khan. I'm part of the customer onboarding team and I'm based here in Islamabad. आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है ये टर्निटिन के फीडबैक स्टूडियो के इंस्ट्रक्टर यूजर इंटरफेस से रिलेटेड है। तो इस ट्रेनिंग सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे सिमिलैरिटी रिपोर्ट एआई रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा एक नया यूजर इंटरफेस आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, क्लासेस कैसे सेटअप करनी है, इफेक्टिवली स्टूडेंट लाइसेंसेस को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज समटाइम्स दैट कैन बी अ स्ट्रगल। और हमने असाइनमेंट्स किस तरह से बनानी है और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे किस तरह से हम सबमिट करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज अपने ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कंसर्न होता है, प्लीज़ फील फ्री टू स्टॉप मी एट एनी टाइम। आपके पास चैट का जो बॉक्स है वो भी अवेलेबल है, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे भी डाल सकते हैं इफ़ यू प्रेफर दैट। और अगर आज के सेशन के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो ये मेरा टीम का ईमेल एड्रेस है pakistan@turnitin.com। आप यहाँ भी ईमेल भेज सकते हैं, मुझे तभी नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर आप मुझे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है ukhan@turnitin.com। सो दैट इज ukhan@turnitin.com। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम जो एक टिपिकल वर्कफ्लो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं कि टर्निटिन उसको कैसे ऑटोमेट करता है। तो इसके अंदर दो प्रोसेसेस आ जाते हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर आपके पास ऑन द गो सिमिलैरिटी डिटेक्शन आ जाती है। उसके अलावा आपकी जो ग्रेडिंग और जो जो फीडबैक है, टर्निटिन उसको काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। ये हम कैसे कर सकते हैं टर्निटिन के थ्रू, इसको हम इंशाल्लाह हम अपने स्लाइड डेक में भी देखेंगे और फिर उसकी मज़ीद डिटेल अपने लाइव डेमो में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि एज इंस्ट्रक्टर्स, एज टीचर्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिक्स, हाउ कैन वी इंश्योर कि जो हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स का काम आ रहा है दिस इज इंडीड देयर ओन ओरिजिनल वर्क। और दूसरा जो हमने जो क्वेश्चन एड्रेस करना है वो ये है कि देन हाउ कैन वी गिव हाई क्वालिटी फीडबैक बैक टू आवर स्टूडेंट्स। तो टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क को कैसे इंश्योर करेंगे, और हम दूसरी चीज आ गई कि हमने उस पर फिर फीडबैक देंगे तो किस तरह से दे सकते हैं। इन दोनों को हम इंशाल्लाह काफी डिटेल में देखेंगे। सो दोज ऑफ यू who might be a little new to Turnitin, so what is Turnitin's feedback studio? So feedback studio is a platform जहाँ पे आपको तकरीबन हर चीज इन वन स्पॉट मिल जाती है। आपको सिमिलैरिटी डिटेक्शन मिल जाती है, एआई डिटेक्शन मिल जाती है। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ चेकिंग फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेशन। अगर आपने उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर फीडबैक देना है, इसको ग्रेड करना है, ये सारा कुछ आप थ्रू फीडबैक स्टूडियो कर सकते हैं। सो थिंक ऑफ दिस एज एन एलएमएस जहाँ पे आपकी स्टूडेंट लिस्ट होती है, उनके ग्रेड्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती है, तकरीबन आप सारा कुछ थ्रू टर्निटिन मैनेज कर सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं कि हाउ कैन वी इंश्योर कि जो हमारे पास काम आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से दिस इज इंडीड देयर ओन ओरिजिनल वर्क। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिमिलैरिटी डिटेक्शन आ जाती है, दूसरी चीज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट फ्लैग्स आ जाते हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास एआई डिटेक्शन आ जाती है। सिमिलैरिटी डिटेक्शन क्या है? सिमिलैरिटी डिटेक्शन है कि जब आपका स्टूडेंट एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, जब वो टेक्स्ट टर्निटिन की डेटाबेस से जब मैच करेगा तो उसको हम हाईलाइट करके दिखा देते हैं। सो यहाँ पे टेक्स्ट सिमिलैरिटी जितनी भी होगी वो हाईलाइट करके दिखा दी जाती है। सो यहाँ पे प्लीज नोट कीजिएगा, टेक्स्ट सिमिलैरिटी एंड प्लेजरिज्म आर नॉट द सेम थिंग। प्लेजरिज्म फर्क है, टेक्स्ट सिमिलैरिटी फर्क है। इसकी डिटेल्स के अंदर हम जाएंगे। सो डॉक्यूमेंट फ्लैग्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट फ्लैग्स इज अ फीचर जहाँ पे हम ये डिस्कवर कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट ने टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो। इफ देयर इज एनी टेक्स्ट मैनिपुलेशन बीइंग डन बाय द स्टूडेंट तो ये आपको हाईलाइट करके दिखा देता है। और आखिर में एआई डिटेक्शन आ जाती है। एआई के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी आपसे बात करूंगा। सो आर एआई मॉडल इज trained on not only ChatGPT 3.5 बल्कि 4.0, DeepSeek, जितने भी मेन स्ट्रीम्स एआई राइटिंग टूल्स हैं उन सब के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल है इन ऑर्डर टू कैच एआई रिटन कंटेंट।
सो सिमिलैरिटी डिटेक्शन के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाती है। यहाँ पे आपके पास एक मैच ओवरऑल परसेंटेज आ जाती है। तो मैच ओवरऑल परसेंटेज है, ये बेसिकली बताता है कि तकरीबन फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करें कि 41% ऑफ द कंटेंट विद इन दिस सबमिशन इज मैचिंग विद टर्निटिन्स डेटाबेस। उस डेटाबेस के साथ कहाँ कहाँ मैच करा उसके पास आपका ब्रेकडाउन भी आ जाता है। 27% is coming from Wikipedia, 10% is coming from Tibetus, and so on. सो आपके पास एक ओवरऑल मैथ स्कोर आ गया और फिर आपके पास उसका एक ब्रेक डाउन आ जाता है। और जो डेटाबेस है जिसके साथ वो कंपेयर और कंट्रास्ट करता है वो कौन सी डेटाबेस है, तकरीबन 3 डेटाबेसेस आ जाती हैं। एक है स्टूडेंट पेपर्स की, एक वेब कंटेंट की, एक जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस की। इनकी आप स्टैट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी माशा से ह्यूज डेटाबेस है। सिर्फ स्टूडेंट पेपर्स की अगर हम बात करें तकरीबन 2 बिलियन स्टूडेंट पेपर्स हैं। और जब एग्जामिनेशन जब सीजन चल रहा होता है तो तकरीबन 1 मिलियन पेपर्स आर एडेड टू आवर डेटाबेस एवरी डे। सो इट्स अ वेरी comprehensive डेटाबेस। और जब आपको रिपोर्ट मिलती है स्टूडेंट्स की, आपके स्टूडेंट के सिमिलरिटी की, सो इट्स अ वेरी डिटेल ओरिएंटेड रिपोर्ट जहाँ पे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे का काम प्लेजराइज नहीं है, या उसके अंदर जो सिमिलैरिटी दैट इज अकॉर्डिंग टू द HEC रेगुलेशन। मैंने आपसे बात की थी कि टेक्स्ट सिमिलैरिटी और प्लेजरिज्म में फ़र्क है, वो क्या है। टेक्स्ट सिमिलैरिटी इज कि व्हेन आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन आर प्रेजेंट इन वंस वर्क। लेकिन प्लेजरिज्म वहाँ पे होती है कि जहाँ पे मैं किसी का काम अपने सबमिशन में डाल लेता हूँ, अपने थीसिस में डाल लेता हूँ, और मैं उनको प्रॉपर क्रेडिट एक्नॉलेजमेंट और एट्रीब्यूशन नहीं देता। यानी कि मैं किसी के काम को इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ कि एज इफ दिस इज माई ओन ओरिजिनल वर्क। सो किसी की स्टडी थी, किसी की रिसर्च थी, उसको मैंने अपने काम में कॉपी कर लिया, और उसको उस रिसर्च के जो ऑनर थे उनको मैंने कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, कोई क्रेडिट नहीं दी, और पढ़ने वाले को ऐसे लगता है कि एज इफ शायद ये मेरा अपना ओरिजिनल काम है। सो इफ दैट इज हैपनिंग, दैट इज प्लेजरिज्म। टेक्स्ट सिमिलैरिटी तो ये आ गई कि जब आपके स्टूडेंट का काम आपने जब सबमिट किया, जब वो टेक्स्ट डेटाबेस से मैच किया, हाईलाइट हो गया, दैट इज जस्ट टेक्स्ट सिमिलैरिटी। इश्यू टेक्स्ट सिमिलैरिटी का नहीं है, इश्यू प्लेजरिज्म का है। इसको हम इंशाल्लाह भी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास 4 एग्जांपल्स आ रही हैं। अगर हम पहले हाईलाइट की तरफ देखते हैं, आप देख सकते हैं कि कोटेशन मार्क्स भी है और आपके पास साइटेशन भी आ जाती है। सो दिस इज अ परफेक्टली गुड एग्जांपल ऑफ हाउ यू शुड कोट एंड साइट मटेरियल। तो यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट भी दिया हुआ है, हम देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट अवेलेबल है, पार्क्स ऑस्ट्रेलिया 2023। अब अगले दो जो हाइलाइट्स हैं अगर हम इनको देखें, पहले के अंदर कोटेशन मार्क्स हैं, साइटेशन मिसिंग है, और उसके अगला अगला अगर हम देखें तो कोटेशन मार्क्स मिसिंग है और citation है। So, question to everyone: would you consider second highlight, the third highlight as text similarity or plagiarism, or you're not sure? So, question to everyone: इसको आप किस तरह से कहेंगे? Please feel free to unmute yourself and have a crack at this. जी, नॉट श्योर सर। यहाँ पे not sure कि ये plagiarism में आएगा या text similarity में आएगा। Anyone else? प्लेजरिज्म। Plagiarism. सही, सही। Guess ये text similarity होगी। I guess it is text similarity because first case में उन्होंने जो है वो लगाए हुए हैं inverted commas, and in second उन्होंने जो है चूंकि citation दी हुई है तो text similarity तो हम कह सकते हैं। I guess plagiarism नहीं होगा। ठीक हो गया। Anyone else? चले। बेसिकली जो सेकंड और जो थर्ड हाईलाइट यहाँ पे हमारे पास है ना, इसको हम प्लेजरिज्म नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समवॉट एक स्टूडेंट की इंटेंशन अवेलेबल है, जहाँ यहाँ पे इंटेंशन नजर आ रही है कि दे ट्राई टू गिव क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट। तो प्लेजरिज्म जब भी हमने आइडेंटिफाई करनी है तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंशन को कंसिडर कर सकते हैं। किस सेंस में? अगर मैं सेकंड हाईलाइट को देखूँ तो कोटेशन मार्क्स डाले हुए थे, हो सकता है साइटेशन प्रूफ रीडिंग के दौरान मिस हो गया हो सकता है कि नॉलेज गैप हो, अनलाइकली, बट यहाँ पे आप बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को दे सकते हैं।
सेम सॉर्ट ऑफ अप्लाइज टू द थर्ड हाईलाइट कि कोटेशन मार्क्स शायद डालना भूल गया हो प्रूफ रीडिंग के दौरान, नॉलेज गैप हो सकता है। सो एज टीचर्स, एज प्रोफेसर्स, आप यहाँ पे फिर उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नॉलेज गैप है तो वो आप उनसे फिल कर सकते हैं कि यार ये आपने लिखा था, यहाँ पे आपने ये चीज़ मिस कर दी। सो इसको हम आउटराइट प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हम आखिरी एग्जांपल देखें तो ना यहाँ पे कोटेशन मार्क्स है ना साइटेशन, सो वी हैव नो इंडिकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट कि वो ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट देना चाह रहे हैं। सो यस, दिस इज समथिंग वी वुड 100% क्लासिफाई और मार्क एज प्लेजरिज्म। और भी हम अभी अपने आज के सेशन में काफ़ी एग्जांपल्स देखेंगे कि इसको हम किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे खुद स्लाइड भी इंक्लूड की, मैं कहा कि काफ़ी अच्छी इसके ऊपर डिस्कशन रहेगी। अब हम जब कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो हमें चाहिए कि उसकी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट को भी हम थोड़ा सा जेहन में रखें। अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात करूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने अपना एसओपी लिखना है फॉर एग्जाम्पल, सो दे वुड बी राइटिंग दैट फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम देयर ओन थॉट्स। उसके अंदर कोई खास रिसर्च की जरूरत नहीं होगी, रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर आप क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश ऐसे इस किस्म का कुछ आप चेक कर रहे हैं थ्रू टर्निटिव, तो उसका जो सिमिलैरिटी का जो स्कोर होगा आप एक्सपेक्ट करेंगे काफ़ी कम हो, ज़ीरो ना हो। लेकिन आई वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि वो डबल डिजिट्स में नहीं होगा। लेकिन दिस वुड नॉट बी ट्रू व्हेन इट कम्स टू रिसर्च बेस्ड पेपर। रिसर्च पेपर कैन एकेडमिक रिसर्च है, आपने कोटेशन, रेफरेंसेस, डिफरेंट स्टडीज़ को इनकॉर्पोरेट करना होता है, साइटेशंस डालनी होती है। उसके अलावा ख़ास तौर पे कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको आप चेंज ऑल्टर नहीं कर सकते, यानी कि केस लॉस लेजिस्लेशन, यू हैव टू राइट दैट इन इट्स इंटायरिटी। तो रिसर्च बेस्ड पेपर्स में ऑटोमेटिकली जो सिमिलैरिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्रिएटिव राइटिंग। अब रिसर्च पेपर के अंदर अगर सिमिलैरिटी जो है वो अगर 3 4 5 आ रही है, दैट्स ऑल्सो लिटिल कंसर्निंग कि यार इतनी कम सिमिलैरिटी क्यों है। क्योंकि रिसर्च बेस्ड पेपर की नेचर ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास होगी। यहाँ पे यस, द पेपर हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ HEC। लेकिन अगर बहुत कम 3 4 5 6 है तो आई वुड बी स्लाइटली कंसर्न्ड। शॉर्ट आंसर्स अगर हम देखें तो शेयर डेफिनेशन होती, कॉमन फैक्ट्स होती हैं कि व्हाट्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। सो दिस नॉट अ लॉट ऑफ लेग रूम टू प्ले अराउंड विद द आंसर। तो शॉर्ट आंसर्स के अंदर सिमिलैरिटी स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप फर्स्ट करें कोई टेस्ट कर रहे हैं जो कि शॉर्ट आंसर चेक करें थ्रू टर्निटिन और उसमें आपको सिमिलैरिटीज को ज़्यादा आता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, बिकॉज दैट इज़ फाइन। अब मेरे पास यहाँ पे दो पेपर्स हैं, देयर आर टू पेपर्स। देयर इज अ पेपर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जिसका सिमिलैरिटी स्कोर है 5%, एंड देयर इज अ पेपर ऑन द राइट हैंड साइड जिसका सिमिलैरिटी स्कोर है 30%। सो सिर्फ सिमिलैरिटी स्कोर्स को देखते हुए हमें जा आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि कौन सा कौन सा पेपर बेहतर है, 5% सिमिलैरिटी वाला या 30% सिमिलैरिटी वाला? हाँ जी। सो आप अच्छा, मैं पेपर सिर्फ द अगर नंबर्स को देखें तो फिर ये लेफ्ट साइड वाला बेहतर लगता है, लेकिन थोड़ा अगर हम उसके टेक्स्ट को भी देख लें कि सिमिलरिटी आई किन चीज़ों में हुई है तो फिर शायद ये 30% वाला भी एक्सेप्टेबल लगता है, क्योंकि इसने रेफरेंस तो बिब्लियोग्राफी को भी सिमिलरिटी में काउंट किया हो। जी जी बिल्कुल, यू ऑन द राइट ट्रैक। एनीवन एल्स? जी। अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अमूमन हम इस तरह से देखते हैं कि द लोअर द स्कोर द बेटर दैट पेपर माइट बी, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। अगर हम स्टार्ट करें विद द पेपर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसका सिमिलरिटी स्कोर 5% है। अगर हम इस 5% के हाईलाइट पे गौर करें तो हमें कोई कोटेशन मार्क्स नजर नहीं आ रही, कोई साइटेशन नजर नहीं आ रही। लेकिन ये टेक्स्ट हाईलाइट हुआ हुआ, इसका मतलब है कि ये माई डेटाबेस के साथ मैच कर रहा है। तो इवन दो इसका जो स्कोर है वो 5% है, लेकिन ये जो हाईलाइट है दिस इज कंप्लीट कॉपी एंड पेस्टेड। सो दिस इज समथिंग वी वुड रेफर टू एज बीइंग प्लेजराइज्ड बिकॉज देयर इज नो इंडिकेशन टू दी क्रेडिट जो ओरिजिनल सोर्स के लिए। सो इवन दो इसका स्कोर 5% है, बट दैट 5% इज 100% प्लेजराइज्ड। और इसी को अगर हम कंपेयर कंट्रास्ट करें पेपर ऑन द राइट हैंड साइड के ऊपर, उनके हाईलाइट्स को अगर हम अगर देखते हैं, जो पहला जो हाईलाइट है दैट्स एन ऐसे टॉपिक। सो मे बी देयर इज अनदर स्टूडेंट, उसने भी ऐसे टॉपिक यही रखा हुआ हो, तो वो ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक मैच कर रहा है, सो दैट्स फाइन।
would we consider this as being plagiarized? The answer is no, because खाली ऐसे टॉपिक है जो कि मैच कर रहा है. अगला अगर हम जो हाईलाइट देखते हैं वो लिखा हुआ है हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2019. So that's a citation. That's a perfectly good way of how to include citations. So yes, text similarity जरूर है, plagiarism नहीं है. अब अगला जो हाईलाइट है दैट्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. अब लिखा हुआ है एप्पल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि यार टेक्स्ट मैच कर रहा है डेटाबेस के साथ 10 and 10 की, लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है. सो वुड वी क्लासिफाई दिस एज बीइंग प्लेजराइज्ड? द आंसर हियर इज स्टिल नो, बिकॉज कॉमन फैक्ट्स, जनरल नॉलेज, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है. कोई उस इंफॉर्मेशन को कोई ओन नहीं करता. द ग्रास इज ग्रीन, द स्काई इज ब्लू. दैट इज नॉट समवन्स पर्सनल प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन which they can claim ownership over. So common facts, general knowledge, if that is being highlighted, that is perfectly fine, and that is not considered to be plagiarized content. इससे अगला अगर हम जो एग्जांपल है उसको अगर हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोटेशन मार्क्स एंड साइटेशन है, दैट्स अ परफेक्टली गुड वे ऑफ इंक्लूडिंग अ कोट, सो दैट्स फाइन. अब अगला लास्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बॉटम में इस पैराग्राफ के एक्नॉलेजमेंट अवेलेबल है, एप्पल एंड फिर ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड 2060, लेकिन बीच में कुछ हाईलाइट्स आ रहे हैं. If that's the situation कि आपके पास एक पैराग्राफ है, बॉटम पे आपके पास एक साइटेशन आ रही है, और लेकिन कुछ बीच में वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि द स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू पैराफ्रेज दैट इंफॉर्मेशन वेल. सो अगर आप अपने किसी भी स्टूडेंट का पेपर चेक करें, इसके संग पैराग्राफ आता है, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद देम एंड हेल्प देम बेटर पैराफ्रेज दैट पैराग्राफ, कि वो अपने वर्ड्स में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर सके और सिमिलैरिटी स्कोर को भी डाउन कर सके, और आखिर में हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं. तो नाउ वी कैन सी इसका जो स्कोर था, इवन दो वो काफ़ी ज़्यादा था, वो 30% था, इस लेकिन इस 30% के अंदर प्लेजरिज्म नहीं थी. अब जो हमारे पास HEC की तरफ से जो गाइडलाइंस आ जाती हैं वो ये है कि ओवरऑल एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो 19% या उससे कम होना चाहिए, और सिंगल सोर्स जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. AI को लेके उनकी जो थ्रेशोल्ड वो ये है कि AI का जो स्कोर है वो 4% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो हम अगर HEC की एग्जांपल को ही लेके चले, अब फर्ज करें कि एक पेपर है जिसके अंदर 10% सिमिलैरिटी स्कोर है, जो 11% है, और एक और पेपर है जिसके अंदर 15% है या 16% सिमिलैरिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 10% वाला पेपर है वो बेहतर है 15% वाले पेपर से. हमें उनके डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि उस 10% के अंदर, जो उस 11% के अंदर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्लेजराइज कंटेंट आ गया. तो इस चीज़ को हमें रिव्यू करना पड़ेगा हर डॉक्यूमेंट के अंदर. सो सिर्फ स्कोर के ऊपर रह के वी कैन नॉट मेक अ जजमेंट. एनी क्वेश्चन, कंसर्न्स? आई थिंक वो राव साहब, वो लास्ट टाइम जब ट्रेनर टीम के साथ एक उनकी मीटिंग हो रही थी, जो कुछ हो रहा था, तो उनसे थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी, जहाँ पे उन्होंने 19% बोल दिया था AI की लिमिट को. तो आई थिंक वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी सिमिलैरिटी स्कोर और AI के स्कोर के बीच में, क्योंकि उनकी जो रिटन पॉलिसी जैसे आपने कहा वो 4% ही है. तो आप 4% पे ही रहें, 19% जो है वो उनकी सिमिलैरिटी के लिए, और सिंगल सोर्स इज़ 5%. कोई नहीं, कोई इशू नहीं. तो ये बस इसलिए फ़ायदा ही रहता है कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस हो जाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना हम सबको लेके अच्छी गपशप भी हो जाती है और फिर नॉलेज शेयरिंग भी हो जाती है. सो एनी मोर क्वेश्चंस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड? So AI writing detection जो है basically this is an add-on जो कि HEC ने लिया हुआ है Turnitin के थ्रू, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि if there is any AI driven content तो उसका भी आपके पास स्कोर आ जाता है. तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो AI स्कोर है और जो सिमिलैरिटी स्कोर है, these are two independent scores, और one score does not influence the other. लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास अगेन एक स्कोर आ जाता है तकरीबन 34. जी. I have one question. जी प्लीज. Sometimes, like we take help from AI to write some text.
जी। मे बी वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करना, उसमें थोड़ा हेल्प ले लेता, प्रॉपरली साइटेड हो। तो अगर वो भी एआई में तो शायद डिटेक्ट हो जाएगा, तो क्या वो भी सिमिलरिटी या एआई की कैटेगरी में जाता है, या उसको भी हमने अपने अल्फाज में लिखना है? अब बेसिकली जो एआई का जो स्कोर है वो सेपरेट रहेगा, सिमिलरिटी का स्कोर सेपरेट रहेगा। अगर फर्स्ट कर अगर आपके स्टूडेंट ने कोई टेक्स्ट जो है वो ग्रामरली से या चैट जीपीटी से उसकी क्लैरिटी के लिए, ग्रामर के लिए उसको एनहांस करते यूज़ करते हैं। जब वो यूज़ करते हैं ना, तो वो जब अपने टेक्स्ट में जब डालेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली एआई का स्कोर बढ़ जाएगा। इससे इससे सिमिलरिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एआई के स्कोर पे फर्क पड़ जाएगा। और एआई का जो स्कोर है वो थ्रेशोल्ड बहुत कम है, वो तकरीबन 4% है। तो इसकी वजह से ये होता है कि बंदा ना ही डाले तो बेहतर है, क्योंकि वो जो थ्रेशोल्ड है ना बड़ी आसानी से ब्रीच ब्रीच कर जाता है, सो टू स्पीक। तो आपके पास यहाँ पे जैसे कि स्क्रीनशॉट आ रही है, यहाँ पे तकरीबन 34% है। इसका मतलब ये कि तकरीबन 34% जो कंटेंट है आपकी सबमिशन के अंदर, दैट इज मैचिंग विद हमारे जो एल्गोरिथम्स लगे हुए एआई के स्कोर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सर मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो हमारा जो मॉडल है ये चैट जीपीटी जितने भी मेन स्ट्रीम है उन सब के ऊपर ट्रेंड हुआ हुआ है। एंड वी डू नॉट हाईलाइट अ पैराग्राफ अनटिल वी आर श्योर कि दिस इज एट 98% श्योर हैं कि दिस हैज बीन जनरेटेड बाय एन एआई टूल। अब आप बार दफ़ा ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि यार ऊपर वाला पैराग्राफ है, बीच वाला नहीं है, फिर नहीं है। जो पैराग्राफ नहीं हाईलाइट हुआ है ना, उसका कॉन्फिडेंस हमारा 98% से कम होता है, मे बी 90% हो, 95% हो। तो इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, और हमारा फॉल्स पॉजिटिव जो रेट है दैट इज लेस देन 1%। जी मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। असल में जब वो स्कोर 19% से ए का कम होता है ना, तो यहाँ पे बेसिकली टर्निटिन स्टर्क इसलिए डाल देता है, स्कोर आपको इसलिए नहीं देता क्योंकि यहाँ पे टूल का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है टू गिव यू प्रिसाइज नंबर। तो वो आपको यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा होता है कि इसके अंदर ए आई तो है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है वो आपको इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहा। कहता है कि इसके अंदर ए है लेकिन बहुत थोड़ा है। 19% से जब ऊपर जाता है फिर तो आपको स्पेसिफिक नंबर देगा, 22, 23, 24, 25, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ एबल टू टेल यू कि इसके अंदर ए आई है विद कॉन्फिडेंस। अगर 20% से कम हो जाता है तो स्टेरिक इसलिए आ जाता है कि वो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर ए आई बिल्कुल है, लेकिन वो 17 है, 10 है, 15 है, वो कितना है वो उसका आपको नंबर एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकता, लेकिन आपको इतना बता रहा है कि इसके अंदर ए आई है, लेस देन 20% है। एग्जैक्टली कितना है 15, 16, 17 वो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता रहा है कि इसके अंदर ए आई इज देयर एंड इट इज लेस देन 20%। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे स्टैटिक आ जाता है। शुरू में आपको प्रिसाइज नंबर देते थे, लेकिन वो फिर कुछ मॉडल में इश्यूज आ रहे थे, तो फिर कंपनी की डायरेक्शन यही रही कि स्टैटिक दे देते हैं। डिस्क्लेमर। जी अब हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं, जहां हम ये कह सकते हैं कि हाउ कैन वी गिव हाई क्वालिटी फीडबैक बैक टू अ स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं टेनेट की तरफ से, उनको हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्विक मार्क्स आ जाता है। क्विक मार्क्स इज टेनेटिन्स बिल्ट इन कमेंट बैंक। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये जो ब्लू टाइल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, दीज आर फॉर योर ग्रेडिंग एंड फॉर योर फीडबैक। इसके अंदर जो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइल है, यहाँ पे ये जो टिक मार्क बना हुआ है, ये क्विक मार्क्स के लिए। यहाँ से आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, उनको आप अपने मुताबिक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उस कैटेगरी के अंदर आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स आ जाते हैं, और हर हेडिंग के अंदर आपके पास एक डिटेल फीडबैक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक अपने क्विक मार्क्स ही बना सकते हैं, उनके अंदर मल्टीपल हेडिंग्स बना सकते हैं और डिटेल डाल सकते हैं। और ये जो क्विक मार्क्स हैं ये बल्कि एक बंदा बना ले, बाकियों के साथ शेयर भी कर ले, वो बाकी इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो क्विक मार्क्स क्योंकि बिल्ट इन कमेंट बैंक है, डिफरेंट कैटेगरी के साथ, हेडिंग्स के साथ, डिफरेंट डिटेल के साथ, और जो फीडबैक है दिस इज वेरी गुड रिटन हाई क्वालिटी फीडबैक। फायदा इसका ये हो जाता है कि आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है, नॉट ओनली फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट बल्कि फ्रॉम टीचर टू टीचर, हर किसी को और हर किसी की तरफ से सेम हाई क्वालिटी फीडबैक दिया जा रहा है। और इससे आपका एज इंस्ट्रक्टर टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। बिकॉज अमूमन आपने ये देखा होगा कि यू टेंड टू गिव द सेम सॉर्ट ऑफ फीडबैक ओवर एंड ओवर अगेन फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो यू डोंट हैव टू राइट दैट फीडबैक ओवर एंड ओवर अगेन। आपने सिंपली ये क्या करना है, आप पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ इशू लगता है, आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना और ऑटोमेटिकली ये फीडबैक आ गया। सो नाउ यू कैन सी कि कितनी जल्दी से आपकी जो ग्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर टर्नेटर ने एक छोटी सी रिसर्च की थी रिसेंटली डॉक्टर जॉन हेटी के साथ, जहाँ पे उन्होंने रिसर्च में ये डिस्कवर किया था कि जो फीडबैक है इसका देने का किस तरह से देना चाहिए। तो दे केम अप विद अप्रोच जिसको कहा जाता है वे टू नेक्स्ट फीडबैक, और इसको थोड़ा सा एक टेम्पलेट की शक्ल में यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेक डाउन भी कर लिया। उन्होंने कहा कि जब आप फीडबैक दें तो 3 चीज़ों में ब्रेक डाउन करें, इश्यू, रेलेवेंस एंड एक्शन। अमूमन इशू को आइडेंटिफाई करके हम एक्शन बता देते थे लेकिन उसकी रेलेवेंस स्किप हो जाती थी। लेकिन जब हम फीडबैक दें और जो हमारे क्विक मार्क्स हैं वो भी इसी मेथोडोलॉजी पे बने हुए हैं कि वो इशू को हाईलाइट करते हैं, उसकी रेलेवेंस क्या है वो बताते हैं, अब एक्शन जो स्टूडेंट ने लेना है वो क्या है। तो यहाँ पे इससे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड भी अवेलेबल है, अगर आप स्टडी को आप पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू स्कैन दिस, ये आपको हमारे आर्टिकल पे ले जाएगा। um, जी डॉक्टर सुमेरा, यू आर अनएबल टू सी माय स्क्रीन, इज एवरीवन एल्स एबल टू सी माय स्क्रीन? अगर मुझे कोई कंफर्मेशन दे सके। अच्छा, um, एनीवन एल्स के किसी और कोई इशू तो नहीं आ रहा? आई आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। Yes, we do. ठीक है डॉक्टर साहब, इफ यू कैन सॉर्ट ऑफ rejoin the call, I think that might help with your screen visibility issues. अच्छा, आप इसको rejoin कर लें, फिर आई थिंक कि शायद आपका इश्यूज रिजॉल्व हो जाएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने डेमो की तरफ। एनीवन कोई क्वेश्चन कंसर्न किसी का so far things that we have discussed? Does anyone have any questions? ये फीडबैक समरी कैसे बनानी है? जी, इसको मैं अभी आपको भी अपने लाइव डेमो में दिखा देता। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू लॉग इन, आप वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे और आप अपने टर्निटिन के इंस्ट्रक्टर के होम पेज पे लैंड कर जाएंगे। अभी हम सीधा चलते हैं अपने एक पेपर की तरफ। मिस्टर अजहर, अगर आपको अपने अकाउंट में एआई का स्कोर नज़र नहीं आ रहा, सो आप प्लीज़ एक दफ़ा अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डॉक्टर हारून से दफ़ा चेक कर लें आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा। आना चाहिए, बिकॉज आप सबके लिए एआई का जो स्कोर है दैट इज़ अवेलेबल। अब मैं अभी अपने स्क्रीन पे बस एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अभी ओपन कर लूँगा, एक सबमिशन, और इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। So in front of you, you have a student paper. मैं इसको थोड़ा सा layout में बता देता हूँ. So in the top center, you have the student's name and the title of the page. और फिर आपके पास यहाँ पे score आ जाता है। अगर आपने different pages, documents के बीच में switch करना है, वो आ गई। राइट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पे ब्लू टाइल्स आ जाती हैं विच आर फॉर ग्रेडिंग एंड फॉर फीडबैक। जो रेड टाइल्स हैं दीज आर फॉर सिमिलैरिटी। जो यहाँ पे जो सेटिंग का बटन बना हुआ है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बॉटम पे आपके पास एआई का स्कोर आ जाएगा। और लेफ्ट बॉटम पे आपके पास पेज नंबर और वर्ड काउंट आ जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये रेड टाइल से, और जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे जो फीचर आ जाता है दैट इज फॉर फ्लैग्स। मैं फ्लैग्स के फीचर पे जब क्लिक करता हूँ तो आपके पास 2 पॉसिबल फ्लैग्स होते हैं जो हमने अपने स्लाइड डेक में देखा। फ्लैग्स होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं एनी टेक्स्ट मैनिपुलेशन दैट माइट बी डन बाय योर स्टूडेंट्स। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन।
जहाँ लिखा हुआ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज क्लासिफाइड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इसको, इस सेंटेंस को देख के, जो ओवरऑल उसको देख के कुछ इस तरह से लग रहा है कि कुछ टेक्स्ट मैनिपुलेशन हुई हुई है, कुछ आपको इश्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एनीवन? If you are able to see any text manipulation, then you have जबरदस्त um, eye to catch things, because मेरे से अगर कोई सवाल पूछे ये, तो I would not be able to identify that. But can anyone tell if there are any issues visible with this text? आपको क्या लगता है यहाँ पे टेक्स्ट मैनिपुलेशन तो हो रही, क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Please repeat the hidden text regarding material. जी जी बिल्कुल। जी, अब आप देख सकते हैं, जब मैंने हिडन टेक्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे टॉप पे रेड कलर के रेक्टेंगल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। आपके पास यहाँ पे बॉटम पे भी रेड किस्म के रेक्टेंगल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ के बीच में रेड कलर के रेक्टेंगल्स आना स्टार्ट हो गए। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टूडेंट ने स्पेसेस को रिप्लेस कर दिया विद अ कॉमा, कॉमा का कलर चेंज किया वाइट। सो अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ह्यूमन आई को तो पता नहीं चल रहा, लेकिन फॉर द कंप्यूटर दिस बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो उनके लिए एक वन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वर्ड बन जाता है, उनके लिए एक वन लंबा सा एक वर्ड बन गया, एक सेंटेंस नहीं रहा। तो बाद दफा स्टूडेंट इस तरह से टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे दे कैन बाईपास द सिमिलैरिटी रिपोर्ट। अब ये पूरे का पूरा इस डॉक्यूमेंट के लिए, इसके लिए एक वन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वर्ड बन गया, एंड दे आर ट्राइंग टू डू दिस मैनिपुलेशन टू बाईपास द सिमिलैरिटी रिपोर्ट। इसी तरह से अगर आप इस पहले पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे कोटेशन मार्क्स हैं, और थर्ड पैराग्राफ के एंड पे देखें तो यहाँ भी कोटेशन मार्क्स है। तो उन्होंने पूरे पहले 3 पैराग्राफ को कोटेशन मार्क्स में डाला हुआ है। ये क्यों किया हुआ है? क्यों? ये इसलिए किया हुआ है बिकॉज टर्निटन में एक सेटिंग होती है, एंड देर होपिंग कि आपने वो सेटिंग एक्टिवेट की हुई है, कि any text within quotation marks can be excluded from the similarity report। मैंने बल्कि काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे उन्होंने पूरी अपनी असाइनमेंट जो है कोटेशन मार्क्स में डाली हुई है, एंड देर होपिंग कि ये पूरी इनकी असाइनमेंट कोटेशन मार्क्स से स्किप हो जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पे वो कंटेंट जो कि कहीं से उन्होंने कॉपी किया होता है, उसको वो बड़े ही टैक्टफुली कोटेशन मार्क्स में डाल देते हैं, कि ये अगर स्किप हो सके तो स्किप हो जाए। कहीं से कोई चीज़ कॉपी की हुई है, उसके टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर लेते हैं कि वो पढ़ने में वही लगे, लेकिन वो बाईपास कर जाए। और बाज़ दफ़ा इसी तरह से ये होता है कि दे आर अनएबल टू रीच ए सर्टेन वर्ड थ्रेशोल्ड, तो वो उसको भी पंप अप करने की कोशिश करते हैं, तो वो वाइट में लिख देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो एनी टेक्स्ट दैट दे माइट बी ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम यू, यहाँ पे वो हाईलाइट करके आपको नजर आ जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास जो फ्लैग से फीचर है, वो आ जाता है रिप्लेस कैरेक्टर। जब मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब आपकी स्क्रीन पे जितने भी ओस थे, अब ये सारे हाईलाइट हो गए। सो एज यू ऑलरेडी नो कि जो हम इंग्लिश के जो कैरेक्टर्स, जो लेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, दे कम फ्रॉम लैटिन। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीक, सिरिलिक, उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, दे लुक एग्जैक्टली लाइक इंग्लिश, इंग्लिश की जो लेटर्स हैं। सो दिस सिंबल इन ग्रीक looks exactly like O. This character in Cyrillic looks exactly like E. तो बाद दफ़ा ये कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पे देर होपिंग कि ये चीज़ बाईपास कर जाए सिमिलैरिटी रिपोर्ट से। अब हिडन टेक्स्ट का जो फीचर है, ये स्टूडेंट्स को भी पता चल गया। अब दे कमिंग अप विद अ न्यू वे, जहाँ पे वो कॉमा को डाल के, जब किसी और कैरेक्टर को डाल के उसको रिप्लेस नहीं करे, जो हाइड नहीं करे, अब वो क्या करें कि यहाँ पे वर्ड्स के बीच में इतना छोटे फॉन्ट से कुछ चीज़ लिख देते हैं, कुछ डॉट 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 डाल देंगे, और उसका फॉन्ट इतना छोटा कर देते हैं कि वो ह्यूमन आई को डिटेक्ट ही नहीं होता। लेकिन अगेन वो कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स बन जाता है। अगर अब वो इतना छोटा फॉन्ट है, अब ये वो जो छोटे फॉन्ट की जो चीज़ है, वो यहाँ पे हिडन टेक्स्ट में भी नहीं आएगी, वो रिप्लेस कैरेक्टर्स में भी नहीं आएगी। वो कहाँ पे आएगी? आखिर में, आखिरी जो हमारे पास यहाँ पे टाइल है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको जो बताएगा, वो आपको फॉन्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने फॉन्ट टाइप्स और उनका साइज इस्तेमाल हुआ है। इफ़ यू सी अ फॉन्ट साइज जो कि 0.001 है,
तो यू विल बी लाइक यार ये 0.0101 इतना छोटा फॉन्ट कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। ये जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स की जो टाइल है, this is also another great um, um, tile to identify, खुदा ना खास्ता कुछ कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग हो रही है तो इसको आपको काफ़ी इंसाइट से देता है। अब बेसिक कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग इज कि आई वुड पे समवन टू कंप्लीट माय थीसिस ऑन माय बिहाफ, आई वुड एंगेज समवन कि यार ये मेरा थीसिस का टॉपिक है, इसके ऊपर मेरा आप थीसिस तैयार कर दें। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि ऑथर नेम है लास्ट मॉडिफाइड बाय। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ऑथर नेम है, इफ मैर इज सपोज टू कंप्लीट दिस थीसिस, व्हाई इज समवन एल्स वर्किंग ऑन अ मैथ्स पेपर। लास्ट मॉडिफाइड बाय में अगर आपको यहाँ पे 2-3 लोगों का नाम नजर आ रहा है तो व्हाई आर अदर पीपल वर्किंग ऑन अ मैथ्स पेपर। आप फर्ज करें कि एक बच्चे का जो थीसिस था उसके सुपरवाइजर ने रिव्यू करना है, जब पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने रिव्यू करना है, जब किसी ने भी करना है, अगर आपको यहाँ पे उनका नाम नजर आ रहा है दैट्स फाइन, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। लेकिन ऐसा बंदा जो ऐसे इदारे का नाम नजर आ रहा है आपको जो कि एक पेपर का स्टेक होल्डर नहीं है, then you can really identify the pinpoint, खुदा ना खास्ता if that student is involved in contract cheating। आपसे पूछ सकते हैं कि यार ये लास्ट notified by, why is this person working on your paper। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी डिटेल एक ब्रेगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेरा थोड़ा सा पेपर पुराना है तो इसलिए पिक नहीं कर रहा यहाँ पे, पर आपको यहाँ पे मल्टीपल किस्म की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। any questions so far? चल, अब हम यहाँ पे एक और पेपर की तरफ चलते हैं। अब हम इस पेपर को देखते हैं कि तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्लैग्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है, बेहतरीन। उसका जो मैच ओवरऑल यहाँ पे जो आ रहा है वो 56% आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, मैं बस 2-3 चीज़ें इसकी चेक कर लूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने सेकंड टाइप पे क्लिक की तो मेरे पास मैच ओवरऑल आ गया और उसका एक ब्रेकडाउन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जितने भी हाइलाइट्स हैं उनको देखेंगे, ये चीज़ चेक करने के लिए कि वेदर दिस इज जस्ट टेक्स्ट सिमिलरिटी या प्लेजरिज्म भी इसके अंदर हो रही है कि नहीं। पहला अगर हम देखते हैं कि ठीक है, पहला हाईलाइट कोटेशन मार्क्स हैं, साइटेशन गलत है, बट प्लेजरिज्म यहाँ पे नहीं हो रही। दूसरे अगर हम हाईलाइट को यहाँ पे देखते हैं तो देख सकते हैं कोटेशन मार्क्स हैं लेकिन यहाँ पे साइटेशन अवेलेबल नहीं है। अगेन ग्रे एरिया, जो मैंने आपको एक और शुरू में अपने स्लाइड डेक में भी एग्जांपल दी थी, इसी किस्म की सिमिलर एक और हम एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ गई कि हमारे पास यहाँ पे साइटेशन है और यहाँ पे एक ही रेफरेंस है, रेफरेंस नंबर 3 से हमें यहाँ पे हाईलाइट नज़र आ रहे हैं। ये जो रेफरेंसेस होते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपके पास जो रेफरेंस लिस्ट है इसके साथ ही मैच कर रहा है। आप इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट भी आ जाता है कि जहाँ कहाँ से ये चीज़ कॉपी हुई हुई है, आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट को भी देख सकते हैं। और अगर आपने पूरी वेबसाइट को व्यू करना है, जो पूरा सोर्स को व्यू करना है, तो यहाँ पे हमारे पास बटन है फुल सोर्स व्यू का। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो कंप्लीट जो हाथ से जो सोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन यू कैन कंपेयर द ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद योर स्टूडेंट्स टेक्स्ट। अब अगला जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ हुआ है, अगेन कोटेशन मार्क्स नहीं है, साइटेशन नहीं है, डायरेक्ट हाईलाइट है, सो वर्ड फॉर वर्ड कॉपी एंड पेस्ट है, सो दिस इज प्लेजराइज्ड कंटेंट, नो इंडिकेशन टू गिव क्रेडिट एक्नॉलेजमेंट टू द ओरिजिनल सोर्स। हाईलाइटेड है, हमारी डेटाबेस से मैच कर रहा है, हमारे पास का रेफरेंस भी है। फिर अगला जो आप यहाँ पे देखेंगे, दिस वुड बी समथिंग जो कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने उसमें एक्सपीरियंस में भी देखेंगे कि जो ओपनिंग पार्ट है ये एक वेबसाइट से आ रहा है, जो बीच वाला पार्ट है ये एक वेबसाइट से आ रहा है, क्लोजिंग पार्ट जो है वो एक वेबसाइट से आ रहा है।
तो यहाँ पे बेसिकली दे मुश एवरीथिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पैराग्राफ। तो अगेन इस किस्म के एग्जांपल में, इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप देखते हैं तो ये भी आपके पास प्लेजराइज कंटेंट में आ जाता है। इसके अलावा अब अमूमन बच्चे जो हैं वो ये करते हैं कि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स आ गए जो कि टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं ये एआई पे काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, बेसिकली सिनोनिम्स ढूंढ के रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई के स्कोर से बचने के लिए अब वो इस किस्म के सॉफ्टवेयर पे जाते हैं जहाँ पे अगर वो जो जो उन्होंने टेक्स्ट जहाँ से कॉपी किया है या कुछ भी उन्होंने लिया है उसको वहाँ पे सर्टेन वर्ड्स को वो स्पिन कर देते हैं, उनके सिनोनिम्स को रिप्लेस कर देते हैं। इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट ने पेपर लिखा था जॉर्ज बुश के ऊपर, तो वो उसी सॉफ्टवेयर पे गया, उसने कहा कि मेरा काम प्लेजराइज ना लगे, तो उसने उस सॉफ्टवेयर को कहा कि इस आर्टिकल को रीवर्ड कर दो। तो जहाँ जहाँ जॉर्ज बुश था उसने उसको चेंज कर दिया, जॉर्ज बुश की जगह जॉर्ज ट्री कर दिया। तो रादर देन सेइंग जॉर्ज बुश इट केप्ट सेइंग जॉर्ज ट्री। तो इस किस्म के ये जो होते हैं ना, बाज दफ़ा ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये रिप्लेस करते हैं वर्ड्स को। अगर आप इसको आप पढ़ रहे हैं और आपको कुछ सेंस सही ना लगे ना किसी चीज़ की, तो आप यही समझें कि ये जो एरिया है ना, ये किसी सॉफ्टवेयर ने इसको मॉडिफाई किया है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया हुआ है। इसकी एक और एग्जांपल देखता हूँ, ये बल्कि यहाँ पे दिस इज एन एक्चुअल स्टूडेंट एग्जांपल। अब आप देखें कि अब ये एक रेफरेंस में आ गया। अब ये देखें हमारा जो टूल है ना, ऐसा नहीं कि वो तीन चार वर्ड्स पकड़ेगा उसको हाईलाइट कर देगा और मेरे डेटाबेस से मैच कर गया। ये पूरे पैराग्राफ में इंटायरिटी पढ़ता है, एनालाइज करता है और फिर आपको जो जो चीज़ें उसमें से मैच कर रही है ना उसको सब हाईलाइट करता है। अगर आप अब इसको जब मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट का जो ये एरिया था, जो पैराग्राफ था, इसको उसने कॉपी किया, ठीक है, उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बीच में से सॉफ्टवेयर ने सर्टेन वर्ड्स रिप्लेस कर दिए। अब आप यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे, ह्यूमर है, यहाँ पे लाफ्टर है, मज़े की बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव को उसने कैसे रिप्लेस किया है, नॉट पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव कैसे रिप्लेस किया है, नॉट नेगेटिव। तो नो वन राइट्स नॉट पॉजिटिव, एवरीवन वुड राइट एज नेगेटिव। सो ये छोटी छोटी बात ऑफ चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे उमूमन यूज़ करते हैं टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए भी। सो इफ यू कम अक्रॉस a paragraph which is not making a lot of sense, then the chances are that has been modified by a software। जी, फिर जो सेकंड जो हमारे पास जो मैच ओवरऑल जो यहाँ पे जो आ जाता है, इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो आ जाता है ओवरऑल लिस्ट के लिए, ऑल सोर्सेज के लिए। तो आपके हमारे पास पे यहाँ पे ऑल सोर्सेज की, सेकंड दीजिएगा, ऑल सोर्सेज की लिस्ट आ जाती है। जो यहाँ पे आपके पास जो लिस्ट आती है ये आपके पास टॉप मैचेस आते हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट आती है ये, जैसे मैं बता कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होती हैं, तो आप आपके पास जितने अब यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट जो हमारे डेटाबेस में मैच करता है उसकी आपको एग्जॉस्टिव कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट पेपर्स भी हैं, इंटरनेट सोर्सेज भी हैं, मल्टीपल मल्टीपल यहाँ पे आपके पास आ रही हैं। और अगर फर्स्ट करें, अगर आपने यहाँ पे, ये क्यों ऐसे आ रहा है, एक सेकंड दीजिएगा, पता नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो मैच ओवरऑल आ रहा है, अगर आपने इसमें से किसी सोर्स को एक्सक्लूड करना है तो आप इस एरो पे क्लिक करके आप उन सोर्सेज को, अब आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप मैच आ गया। इसके अलावा भी ये कहाँ कहाँ किस किस डेटाबेस यूआरएल के साथ मैच कर रहा है उसका भी आपके पास ब्रेकडाउन आ जाता है। तो अगर आपने किसी भी सोर्स को एक्सक्लूड करना है तो आपको वो सारी की सारी सेलेक्ट करने पड़ेंगी। तो अब मैं यहाँ पे जब मैं इसको मैं सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और जब मैं इसको एक्सक्लूड करूंगा तो फिर ये मेरी ओवरऑल उसमें से ड्रॉप कर जाएगा। और फिर मेरे पास यहाँ पे एक ओवरऑल लिस्ट आ गई, कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट आ गई। इसमें से अगर मैं किसी को एक्सक्लूड करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके उसको भी एक्सक्लूड कर सकता हूँ। और मैं जब एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ से मैं इसको, सर्वर का थोड़ा सा इशू आ गया, चलो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और ये इसके बाद जो हमारी जो जितनी भी सोर्सेज एक्सक्लूडेड होती हैं इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे सेकंड लास्ट टाइल रेड अवेलेबल है एक्सक्लूडेड सोर्सेज की। तो इसके बाद क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो कंप्लीट लिस्ट आ जाती है, ऑल दोज दैट हैव बीन एक्सक्लूडेड। किसी को आपने रिस्टोर करना है, ऑल को रिस्टोर करना है, आप यहाँ से सबको रिस्टोर भी कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा पेपर का इशू आ गया, इसको मैं क्लोज करके दोबारा से खोल लेता हूँ।
जी, ठीक हो गया। तो हम सेकंड टाइल पे थे जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपने सोर्सेज को कैसे एक्सक्लूड करना है, फिर हमने और सोर्सेज को देख लिया कि इसमें से हमने पर्टिकुलरली किसी चीज़ को अगर आपने एक्सक्लूड करना है वो कैसे करना है, और मैंने आपको बताया। तो सेकंड लास्ट टाइल है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाती है ऑफ ऑल दोज सोर्सेज जिनको हमने एक्सक्लूड करनी है। अगर आपने किसी इंडिविजुअल को रिस्टोर करना है, आप उसको क्लिक करके यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने सबको रिस्टोर करना है तो आप यहाँ पे रिस्टोर ऑल पे करेंगे क्लिक, तो सबको रिस्टोर कर जाएगा। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोबारा से बम्प अप करके 56 पे चला जाना चाहिए। अब आप देखते हैं 56 पे ये आ गया। ठीक है। अब जो रेड टाइल्स में जो आखिरी जो हमारे पास जो आखिरी टाइल रह गई थी डिस्कस करने की, वो है फिल्टर्स एंड सेटिंग्स की। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि एनी टेक्स्ट विद इन कोटेशन मार्क्स कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिमिलैरिटी रिपोर्ट। और इसी सेटिंग को आपके स्टूडेंट्स से दे आर होपिंग कि आपने भी एक्टिवेट किया हुआ है कि एनी टेक्स्ट कोटेशन मार्क्स में से वो स्किप हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से चेक मार्क करता हूँ, एक्सक्लूड बायोग्राफिकल मटेरियल, इसको चेक मार्क करता हूँ और फिर इसको मैं अप्लाई करें, तो आप देखिएगा कि जो ओवरऑल 56% है ये थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल सोर्सेज को भी एक्सक्लूड करने की ऑप्शन होती है वर्ड्स की फॉर्मेट में भी। फॉर एग्जांपल 10 वर्ड्स, जो उससे कम परसेंटेज के लिहाज से भी आप ये उस तरह से यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड भी सेट कर सकते हैं। इस पर जब मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि वो 56 से ड्रॉप करके चला गया 44 पे। सो एनी टेक्स्ट विद इन कोटेशन मार्क्स इज सिंपली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिमिलैरिटी रिपोर्ट। दोबारा से मैंने करना है, अनचेक किए, अप्लाई, 56 पे चला जाएगा। सो ये तो होगी हमारी रेड टाइप जहाँ पे हमारे पास फ्लैग्स फीचर, ओवरऑल स्कोर, कंप्लीट लिस्ट, फिल्टर्स एंड सेटिंग्स, एक्सक्लूडेड सोर्सेज और डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ गई। तो ये सारी हमारी होगी रेड टाइल्स फॉर सिमिलैरिटी। एनी क्वेश्चंस अबाउट दीज टाइल्स बिफोर आई मूव ऑन? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रेड टाइल्स को लेकर? तो अब हम चलते हैं अपनी ब्लू टाइल्स की तरफ, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रेडिंग एंड फॉर फीडबैक। जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टाइल है वो आ जाती है, दैट इज़ फॉर क्विक मार्क्स। ये बिल्ट इन कमेंट्स हैं, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। आप अपना भी क्विक मार्क बना सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल बनी हुई, जैसे कि कॉमनली यूज सेलेक्ट की हुई थी मैंने। एकेडमिक इंटेग्रिटी की तरफ चला जाता हूँ, और ईच हेडिंग हैज़ अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अटैच टू इट, जो कि आपको यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही होगी। मगर इस पर फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ एट साइटेशन टू कोटेशन, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आना चला आना स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइमरी सोर्स जो सेकंड हाईलाइट थी ग्रीन में मिसिंग थी, मैं इसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बिल्ट इन यहाँ पे कमेंट भी आ जाता है। इसके अलावा भी अगर मैंने कुछ और फीडबैक देना है, मैं यहाँ पे वो फीडबैक भी दे सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है। और आपने बेसिकली आप पढ़ते जा रहे हैं यहाँ से, अगर आपको फर्ज करें जो भी आपने कोई फीडबैक देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें यहाँ पे पैराफ्रेजिंग का इशू था, इसको अगर मैंने डिलीट करना है यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक डिलीट। पैराफ्रेज आइडियाज, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे अपना बता दिया कि क्या है। यहाँ पे अगर आपने मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आप इसको दे सकते हैं। तो दीज आर बिल्ट इन कमेंट्स, जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे दिस इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक एन इन्वेस्टमेंट। जितना टाइम स्पेंड करेंगे अभी, शुरू में शायद आपको थोड़ा सा इश्यू हो अपना एग्जैक्ट ढूंढने के लिए, वंस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी दिस वुड बिकम वेरी हैंडी इन टर्म्स ऑफ giving feedback to your students. So rewrite this essay, revise citation, मल्टीपल हमारे पास स्ट्रॉन्ग पैराफ्रेजिंग, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास आ जाते हैं। और इसके अलावा भी आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट के लिए, यहाँ पे अगर आपने कोई भी शॉर्ट फीडबैक देना है आप उसको दे सकते हैं। आप ये शॉर्ट क्यों है? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी लिमिटेड बाय द वाइट स्पेस दैट इज अवेलेबल टू यू। इसके अलावा हमारे पास सेंटर में बबल कमेंट आ जाता है। यहाँ पे अगर आपने कोई और फीडबैक देना है आप यहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करें, आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करें, बबल पे क्लिक करें, यहाँ पे इसको मैं अगर ड्रा करके साइड पे ले जाता हूँ तो दिस वुड बी कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं फिर अपना
फीडबैक स्टूडेंट को दे सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू क्विक मार्क, तो मैं जब इस पर कन्वर्ट क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्विक मार्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिर में हमारे पास हमारा आ जाता है क्विक मार्क इटसेल्फ। तो एक तो आप अपना छोटा सा बबल कमेंट देके उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं फीडबैक में, और अगर आपने हाईलाइट करके कोई क्विक मार्क को यूज करना है, सो यू आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट। इसको मैं यहाँ ट्राई करके ले जाता हूँ, नाउ यू कैन सी दैट। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया था, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ लिखा कन्वर्ट टू क्विक मार्क, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा जो यहाँ पे मेरे जो हेडिंग है, ठीक है। और मैंने ये किस सेट में डालना है, यहाँ से मैं अपनी अप्रोप्रिएट सेट, यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक इंटेग्रिटी, उसके लिहाज से मैं यहाँ पे अपना सेट सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये एक सैम्पल 2 क्रिएट किया हुआ है, एक टेस्ट क्रिएट किया हुआ है, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल्स। सो मैं अपने भी क्विक मार्क्स या कैटेगरीज बना सकता हूँ। एक दफ़ा आपने बना लिया, यू वुड सी कि यू वुड यूज दिस सो मच, और इसकी वजह से आपका इतना फ़ायदा होगा कि कंसिस्टेंसी आती है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, टाइम की बचत होती है, एंड यू रियली फाइंड दिस फीचर एक्सट्रीमली यूजफुल। इसके बाद जो अगली टाइल आ जाती है वो आ जाती है फीडबैक समरी की। अब फीडबैक समरी के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है वॉइस कमेंट की। जब मैं वॉइस कमेंट पे क्लिक करता हूँ एज आई एम टॉकिंग, ये इसने जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस कमेंट देखें, जो साउंड बार है दिस इज मूविंग अप एंड डाउन। आई कैन रिकॉर्ड अ मैसेज अप टू 3 minutes, then I need to hit stop and then save. This is the only feature that you have to save. Everything else is auto save। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है। और दिस टेक्स्ट बॉक्स इज देयर टू गिव अ ओवरऑल फीडबैक समरी टू योर स्टूडेंट। ये तो आपके पास स्पेसिफिक आपने फीडबैक देना है, अगर फर्स्ट करें अपने ओवरऑल कमेंट करना है, ओवरऑल समरी फीडबैक देना है, तो दिस इज देयर टू गिव ओवरऑल फीडबैक टू योर स्टूडेंट्स। और बॉटम में आपके पास यहाँ पे एक और हमारे पास एक फीचर है, वो आ जाता है विच इज कॉल्ड रूब्रिक्स। अभी जो रूब्रिक्स हैं ये बेसिकली आपकी मार्किंग स्कीम कह लें, जब आपकी जो मार्किंग शीट है उसको, यानी कि जो एक ग्रिड होती है वो कह लें। सो बेसिकली दिस कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर मैं इस एक्सपैंड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि व्हाट आई मीन बाय दैट, ये हमारी जो रूब्रिक्स थी इसका आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्राइटेरिया आ गया और स्केल आ गया। अब आप हमारे पास बिल्ट इन मल्टीपल रूब्रिक्स भी अवेलेबल हैं, आप अपनी रूब्रिक्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई रूब्रिक बनी हुई है उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। वो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आई नो कि 12 बज के, मेरा लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, बट वी कैन गो थ्रू दिस इंशाल्लाह। सो आपके पास यहाँ पे रूब्रिक्स आ गई, स्केल आ गया। अगर फर्ज करें मैंने स्टूडेंट का जो मैं पेपर पढ़ रहा था, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इफ़ आई एम हैप्पी विद द रूब्रिक्स, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर मैं एक तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैंने यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ से भी मैं इसको मूव अप एंड डाउन कर सकता हूँ। लैंग्वेज अच्छी थी, एडवांस कर दिया, फॉर्मेटिंग नीड्स हेल्प, साइटेशंस अच्छी थी, एनालिसिस बस ठीक था, उसके लिहाज से मैं यहाँ पे ग्रेड भी दे सकता हूँ। दिस कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर क्वांटिटेटिव हुआ तो जैसे मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्क्स भी उसको यहाँ पे अप्लाई कर देता है। जहाँ पे अगर क्वांटिटेटिव हुआ तो यहाँ पे मार्क्स अप्लाई नहीं होंगे, आप खुद से अपने मार्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे 100 का पेपर है, 150 का पेपर है, जब आप असाइनमेंट बना रहे होंगे उस टाइम पे यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं बस एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट पे, उसको मैं बस अभी देख लेता हूँ। जी, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। मैं ये डॉक्टर हारून के साथ शेयर कर लूँगा, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगा, सो वील हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जफर बोल रहा हूँ, जी इंटरप्ट किया आपको। अच्छा, हमारे पास कई दफ़ा से स्टूडेंट्स की ये फाइल आती है, जैसे हमने सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस है या आरएनए का सीक्वेंस है या प्रोटीन का सीक्वेंस है, तो वो अल्फाबेटिक्स होते हैं। तो जब हम उसको करते हैं तो वो भी प्लेजरिज्म में आ जाते हैं। तो जब कई जबकि पब्लिकेशंस में उसको वो मांगते हैं कि एज इट इज आप दे दें फाइल,
या फिर अगर जब हम उसकी जो है पिक्चर बनाते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन वगैरह इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उसको उसके मुताबिक जनरल वालों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो जी एक दफा से जब हमारी फाइल जाती है तो हमारा सीक्वेंस भी जो है ना वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। जी इसको ओवरकम करने के लिए कोई सजेशन हो, कोई आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज इसको भी डिस्कस कर लें। ये जो आपके पास जो फॉर्मूलाज आ जाते हैं ना, जो छोटे छोटे, जो वो बाद कॉपी कर लेता है, आप यहाँ फिल्टर में आप आके ना, फिल्टर में आके अप्लाई कर दें कि यार एनीथिंग 3 वर्ड्स जो उससे कम जो है ना, वो सिमिलरिटी में इंक्लूड ना करें। आप यहाँ से एक वर्ड की थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी काम हो जाता है। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ऑल लिस्ट में जाके वो जहाँ जहाँ से वो कॉपी हो रहा है, जहाँ जहाँ से वो डेटाबेस से पिक कर रहा है, उस एक एक सोर्स को आप एक्सक्लूड कर दें। जब उसको एक्सक्लूड कर लेंगे उस सोर्स को वहाँ से, तो जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो वो फिर वहाँ से हट जाएगा। ये इसका कोई डायरेक्ट सेटिंग नहीं है, थोड़ा सा एक मैनुअल प्रोसेस हो जाता है, जहाँ वर्ड की थ्रेशोल्ड लगा दें या फिर स्पेसिफिक मैच को आप रिपोर्ट से एक्सक्लूड कर दें। तो आपके पास बस ये दो ही ऑप्शंस होती हैं उसको ओवरऑल सिमिलरिटी से हटाने के लिए। राइट। आई थिंक यही क्वेश्चन डॉक्टर सुमेरा आपका भी था। जी जी मिस सायरा, आपका भी क्वेश्चन है। प्लीज फील टू ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, या फिर आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन था कि जब, कैन यू हेयर मी? जी जी जी, आई कैन, जी बोलिएगा। मेरा क्वेश्चन था, जब हम चेक कर रहे होते हैं प्लेजरिज्म, तो हम वो चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे अगर एक स्टूडेंट ने किसी, फॉर इंस्टेंस, अ सर्टेन आर्टिकल से 50% डेटा उठाया हुआ है, या 60% उठाया हुआ है, या 70% उठाया हुआ है, हालांकि उसने कोटेशन मार्क्स में दिया हुआ है, प्लेजरिज्म के अंदर वो नहीं शो हो रहा, बट फिर भी वो जो कंटेंट है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कोई, जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं स्टूडेंट ने यहाँ से डेटा उठाया हुआ है, तो आपके पास उसकी एक टॉप हिट्स की लिस्ट भी आ जाएगी कि यहाँ से इतने परसेंट इस सोर्स से आ रहा है। आप जैसे कि ये जो सोर्स नंबर 1 है, अब सोर्स नंबर 1 इस डॉक्यूमेंट के अंदर 32% है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ जब, तो वो मेरे पास पूरी वहाँ पे डेटा आ जाता है, उसको दिखा लेता है कि यार वो ये तो ओरिजिनल। सिर्फ, सॉरी टू कट यू, बट वो जी तो सिर्फ वो शो करता है जो प्लेजराइज्ड होगा। वो तो नहीं शो करता जो उसने कोटेशन मार्क्स के अंदर दिया हुआ है और उसने सारी चीजें सही करके पैराफ्रेजिंग करके दिया हुआ है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि कंटेंट उसने जितना यूज किया हुआ है वो कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली एक डेसिटेशन में हुआ है कि प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर ने, टर्निटन ने उसको नहीं किया, दैट वाज ओके, बट जब वो वैल्यूएशन के लिए आउट ऑफ द कंट्री गया है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ये फॉर इंस्टेंस ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, इसमें से इसने 70% उठाया हुआ है, बट हमारे प्लेजरिज्म के इस सॉफ्टवेयर ने उसको पिक नहीं किया। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, कि वो हम कैसे कर सकते हैं पिक आउट? अच्छा, दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि अब जहाँ वो जब आउट ऑफ कंट्री गए, तो उन्होंने पिक आइडेंटिफाई कर ली कि इसके अंदर जो कंटेंट है 70% प्लेजराइज्ड है, लेकिन ट्रिनिडन के सॉफ्टवेयर ने नहीं किया। हाँ अब जी बिल्कुल, एंड बिकॉज इट वाज विद इन कोटेशन मार्क, इट वाज फ्रेज्ड, तो वो क्या कहते हैं, टर्निटन ने नहीं पिक किया, बट उन्होंने कहा कि कोई भी हम कंटेंट यूज करते हैं किसी और का, तो देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इट। वो ये पिक नहीं करता सॉफ्टवेयर, उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने इतना 70% इज अ लॉट। तो यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट को ना मैनिपुलेट किया हुआ था। टेक्स्ट को मैनिपुलेट उन्होंने किस तरह से किया होगा कि हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी लार्ज असाइनमेंट को डाला हुआ था कोटेशन मार्क्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स को हाइड किया हुआ था। और यहाँ पे जो हमारी जो सेटिंग होती है, जब वो अप्लाई होती है कि एनीथिंग विद इन कोटेशन मार्क्स कैन बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे मैनिपुलेशन की हुई थी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इस पेपर को उन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया हुआ था। क्या उन्होंने पिक्चर्स खींच के डाली हुई थी? पिक्चर खींच के अगर वो डाल देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो वर्ड, नहीं नहीं, इस तरह का कुछ नहीं किया हुआ था, इस तरह का कुछ नहीं किया हुआ था। ठीक है। सिर्फ ये था कि पैराफ्रेजिंग की हुई थी और कुछ टेक्स्ट को कोटेशन मार्क्स में डाला हुआ था।
ठीक है, ठीक है। तो अब अब उन्होंने अगर मुझे कहा कि ये आपके सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है कि वो नहीं इसको चेक कर सकता। जैसे अब देखें ना कि हम कोटेशन मार्क्स में अगर टेक्स्ट 10% से ज्यादा डालते हैं या 15% से ज्यादा डालते हैं, तो वो हमें कहता है कि आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा कोटेशन मार्क्स में है। जी, बट उस चीज को चेक करने के लिए कि हम कंटेंट कितना पैराफ्रेज करके डाल रहे हैं या विद इन कोटेशन मार्क्स डाल रहे हैं, वो मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर चेक नहीं कर पाता है। दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू आस्क, उसको फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक नया इंटरफेस आ रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम जुलाई 15। अभी आप जो हमारी स्क्रीन पे देख सकती हैं, दिस इज़ आर क्लासिक व्यू। अब यहाँ पे मेरे पास गो टू बेटा व्यू लिखा हुआ आ रहा है। अभी आपके भी शायद यहाँ पे आ रहा होगा। अभी 8 मई को इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ था। अब मैं जब इसके पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा नया व्यू आ रहा है फीडबैक स्टूडियो का, अब हम उसमें चले जाएंगे। अब आप जो चीज़ पूछ रही ना, यहाँ पे हमारे पास उसका ब्रेकडाउन आ जाएगा। इसको 1-2 सेकंड लगेंगे लोड होने में, फिर मैं आपको यहाँ पे अभी इसका दिखा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ना मैच ओवरऑल ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास सोर्सेज भी यहाँ पे मैच ओवरऑल है। जब मैं मैच ओवरऑल पे क्लिक ठीक करता है, हूँ, अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन आ गया। 44% कॉन्टेंट ऐसा है इसके अंदर जो कि ठीक है, ना साइटेड है ना कोटेड है। 12% कंटेंट ऐसा है ठीक जिसकी साइटेशंस मिसिंग है, और 0% कंटेंट ठीक है, आता है जो कि साइटेड एंड कोटेड नहीं है। सो दिस इज अ न्यू फीचर दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय टर्निटिन, जो कि आपको ये ग्रुप्स करके बता देता है कि कितने परसेंट कंटेंट साइटेड है, कितने परसेंट नहीं है, कितने परसेंट के अंदर साइटेशन मिसिंग है। तो आप यहाँ पे फिर उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रिल डाउन करके भी देख सकती है। अब आपके पास यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन आ गया। जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको हाईलाइट करके ठीक है। दिखा दे। मैं दोबारा उसको रिपोर्ट जनरेट करके देखती हूँ, देन आई नो जी कि जी, ये आप प्लीज फीचर भी इसको। काम कर रहा है कि नहीं कर। जी जी, ये बिल्कुल करेगा। आप बल्कि मुझे आप ईमेल भी कर सकती हैं, तो वी कैन हैव अ प्राइवेट सेशन जहाँ पे वी कैन गो थ्रू दैट स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सबमिशन। बट यस, दिस इज अ न्यू फीचर दैट इज बीइंग लॉन्च, और आप इसको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो ठीक है, आप ढूंढना चाह रही हैं आपको मिल जाएगी। पहले आपको जो मैं दिखाया था बेसिकली वही चीज़ है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी स्कोर ऊपर आ गया, फ्लैक्स स्कोर ऊपर आ गया, एआई का स्कोर ऊपर आ गया। तो ठीक है, ये एक नया फीचर है, नया इंटरफेस जो कि यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। दिस विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ पुट इट इनटू ग्रुप्स। ठीक है। That's a wonderful question. Thank you for your question. जी, वो anyone तो else? ये फेमिलियर विद टू सी कि क्यों हमारा प्लेजरिज्म पिक नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर। जी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि थोड़ा सा आपका जो अकाउंट है हमने एक सॉरी एआई रिपोर्ट रहेगी, हम एआई रिपोर्ट को देखते हैं। सो अब आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप another यहाँ पे डॉक्यूमेंट। Now, this document was created by using ChatGPT 4.0, which is the paid version. 50% ChatGPT ने लिखा था, 50% मैंने खुद लिखा था। तो जस्ट टू डू सम टेस्टिंग ऑन इट। अब इसके ऊपर हम जो है एआई का स्कोर देख सकते हैं। अब नए व्यू में आपके पास एआई का स्कोर उसी डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। एनी टेक्स्ट which is written by an AI would be highlighted and presented to you in light blue। और बॉटम पे आपके पास जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आ गया कि ये जो टेक्स्ट है ये लाइट ब्लू में हाईलाइट में हो गया है। अब इसके अंदर जो स्कोर आ रहा है 20%, 24% आ रहा है। दिस इज द मिनिमम स्कोर। ये अब आप ये तकरीबन 40-60 का स्प्लिट था। अब बाकी 14% इसके अंदर 16% इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि ये पैराग्राफ था, ये भी एआई ने लिखा था, लेकिन इसको इसने इसलिए हाईलाइट नहीं किया बिकॉज इसका कॉन्फिडेंस वाज नॉट 98%। इसका स्कोर परसेंट, इसका कॉन्फिडेंस स्कोर हो सकता है कि 90% हो, 95% हो। तो यहाँ पे जो स्कोर नज़र आएगा ये मिनिमम मिनिमम इतना रहेगा। और क्लासिक व्यू में आप कैसे देख सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। मैं एम जस्ट गोइंग टू स्विच बैक टू द क्लासिक व्यू। आपके पास एआई का स्कोर यहाँ बॉटम में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो नए व्यू में रिपोर्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। क्लासिक में आपने एआई स्कोर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको एआई की रिपोर्ट मिल जाएगी। सेम इंफॉर्मेशन जो कि नए में भी है क्लासिक में भी सेम उसी तरह से हाईलाइट किया हुआ है, आपको यहाँ पे भी नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एक और हमारा नया फीचर आ गया है। अब जो कि फर्ज करें अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से कुछ लिखवाते हैं, फिर वो एक और एआई टूल को इस्तेमाल करते हैं उसको ह्यूमनाइज करने के लिए।
Quillboard is a very popular example. If that is happening, Turnitin will also catch that and highlight that. अब आपके पास दो किस्म के highlights आ जाते हैं. Purple में any text that was generated by an AI tool and then further was paraphrased by using another AI tool कि ChatGPT ने लिखा और एक और AI tool ने इसको paraphrase किया, that will be highlighted and shown to you in purple. और जो direct copy and paste है वो आपको यहाँ पे blue में नजर आना start हो जाएगा. इसके अलावा आप जब वापस अपनी एआई की रिपोर्ट में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एफएक्यूज भी अवेलेबल हैं. एफएक्यूज में अगर अगर आपने इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज द एआई मॉडल ट्रेन, हाउ डज इट वर्क, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगी. जैसे मैं आपको बताया था 98% श्योरिटी, वो हम कैसे अचीव करते हैं, यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी. इसके अलावा हमारे पास सेंटर में एक रिसोर्स का भी बटन है. जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एआई से रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं. दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू हैंडल कॉन्वर्सेशन इन द क्लासरूम रिगार्डिंग एआई. सो इफ़ यू वांट टू एड्रेस how to deal with AI, ये this is a very interesting infographic जहाँ पे लिखा हुआ है कि one piece at a time solving the AI puzzle. Very very interesting read. I would highly recommend everyone to read this. तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है एजुकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासरूम में एआई को डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, स्टूडेंट्स को देने के लिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. अब मैं बस जल्दी से जाता हूँ वापस अपने टर्निटिन के अकाउंट में और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू यूजर्स, आपने बेसिकली क्लास कैसे सेटअप करनी है, स्टूडेंट्स कैसे ऐड करना है. बस 5 to 10 मिनट्स में हमारा सेशन आज का रैप अप हो जाएगा. तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डेमो अकाउंट्स हैं. तो आपके पास यहाँ पे अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ होगा जहाँ आपके अपने इंस्टीट्यूशन का नाम होगा. राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ऐड क्लास का बटन लिखा हुआ होगा. ऐड क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लास की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड होगी या मास्टर होगी. फ़र्क है, मास्टर में आप टीए भी डाल सकते हैं. तो फॉर नाउ मैं सिर्फ स्टैंडर्ड लिखूंगा. क्लास नेम यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ फिलहाल. एनरोलमेंट की पासवर्ड होता है अगर आपने स्टूडेंट्स को एक्सेस देनी है. यहाँ से मैं फिर अपना सब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, स्टूडेंट्स का लेवल सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दी. जो स्टार्ट डेट और जो एंड डेट है यहाँ पे स्टूडेंट लाइसेंस की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि जो क्लास की जो एंड डेट है ये आपकी एक्चुअल एंड डेट से मैच करना चाहिए. अगर आपकी क्लास जो है 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी तो प्लीज़ इंश्योर ये उस डेट के मुताबिक हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट साल के लिए सेटअप करता है. इस पर क्लिक किया, हिट सबमिट, अब आपकी क्लास सेटअप हो जाएगी. आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता है आपकी क्लास की डिटेल्स के लिए. आप उस पर कंटिन्यू पे दबा दें. आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे क्लास सेटअप की यहाँ पे आपको नजर आनी स्टार्ट हो गई है. बायो आज की स्टार्ट डेट. आप फिर अपने क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी आप क्लास के अंदर चले जाएंगे. जब क्लास में जाएंगे तो आपको टर्निटिन के लोगों के नीचे कुछ टैब्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी. सेकंड टैब स्टूडेंट्स की होगी. स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी 1 by 1 स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, या आप जब बल्क में एनरोल करने के लिए. बल्क में कैसे एनरोल करेंगे, आपने एक्सेल फाइल चाहिए ना, यहाँ पे हेडर्स की ज़रूरत है ना कॉलम्स की. कॉलम ए में फर्स्ट नेम, कॉलम बी में उनका लास्ट नेम, कॉलम सी में ईमेल एड्रेस. अगर तो आपने स्टूडेंट्स को एक्सेस नहीं देनी तो यहाँ पे आपने फिर कुछ जेनेरिक सा ईमेल एड्रेस डाल देना है. आपने उनका पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं डालना. बस आपने यहाँ पे वो लिस्ट आके अपलोड कर देनी, ऑटोमेटिकली आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हो जाएंगे. अगर आपने 1 by 1 करके स्टूडेंट को ऐड करना है तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड स्टूडेंट. यहाँ पे 1 by 1 करके आप उनको ऐड कर सकते हैं. अब जैसे कि मैंने स्टूडेंट को एक्सेस नहीं देनी तो मैं जेनेरिक से ईमेल एड्रेस डाल दिया, सबमिट कर दिया. इसका फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है. ठीक है, इससे जब डॉक्यूमेंट जब कोई इंडेक्स्ड होता है, अब आप जैसे कि डेटाबेस में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो टैग्स के साथ डालते हैं. क्विक सबमिट के थ्रू डालेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट इंडेक्सिंग नहीं होती है. मैं आपको उसकी डिटेल भी आगे मैं बता दूंगा. जो क्विक सबमिट के थ्रू करेंगे कंप्लीट इंडेक्सिंग नहीं होती, क्योंकि आपने सिर्फ स्टूडेंट के नाम से डॉक्यूमेंट इंडेक्स कर दिया. जब आप स्टूडेंट को एनरोल करके उसके उनके बिहाफ पे किसी डॉक्यूमेंट को टर्निटिन के रिपॉजिटरी में डालते हैं तो इंडेक्सिंग टैगिंग बहुत बेहतर होती है. आपके पास नॉट ओनली आपकी अपनी
अकाउंट आईडी आती है, इंस्ट्रक्टर आईडी आती है, बल्कि क्लास की आईडी भी आती है, स्टूडेंट की आईडी भी आती है, जैसे आप देख सकते हैं कि यूज़र आईडी आ गई है और असाइनमेंट आईडी भी आ गई है। तो वो जब डेटाबेस में जाता है ये मल्टीपल टैग्स के साथ जाता है कि दिस डॉक्यूमेंट वाज एडेड बाय दिस इंस्ट्रक्टर, ये इनकी अकाउंट आईडी थी, ऑन बिहाफ ऑफ दिस स्टूडेंट, इस स्टूडेंट की ये अकाउंट आईडी थी, ये असाइनमेंट थी। तो आगे जाके खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लेम का इशू आ जाए तो दिस इज मच बेटर फॉर योर स्टूडेंट्स टू safeguard their research their work। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी का काम इंडेक्स करें, जो फाइनल डॉक्यूमेंट इंडेक्स करें, दैट इज बीइंग इंडेक्स थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नॉट थ्रू जस्ट क्विक सबमिट। जी, मैंने यहाँ पे अब एक अपने स्टूडेंट को डाल लिया। अब आपने देख सकते हैं कि क्लास सेटअप कर ली, स्टूडेंट को ऐड कर लिया। आखिरी स्टेप होता है असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए। सच अच्छी बात ये कि आपने ये एक दफ़ा करना है, एक क्लास के लिए एक दफ़ा करना है। वंस यू डन, आपने ये चीज़ें बार बार नहीं करनी। सो वंस यू डन विद दिस, बस एक ही दफ़ा करना है। थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी शुरू में, फिर नहीं होगी। डॉक्टर सुमैरा, इसके ऊपर जो एआई के जो स्कोर की जो है वो जो स्टेरिक आ जाता है, इसके ऊपर मैं आपको ना ईमेल में डिटेल्ड आपके भेज दूंगा। मुझे आप प्लीज़ ईमेल भी भेज दीजिएगा, मैं आपके साथ इसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। सो जब आप क्लास सेटअप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने जो हमारा जो नया वर्जन जो लॉन्च हो रहा है, क्या आपने उसके थ्रू करना है या आपने जो स्टैंडर्ड जो हमारा क्लासिक व्यू चल रहा है उसके थ्रू करना है। आई वुड हाईली इनकरेज एवरीवन। बस मैं इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ आपकी ईमेल एड्रेस को। जी, तो जो हमारे पास नया वर्जन चल रहा है वो हाईली इनकरेज कि आप यहाँ पे इसको ट्राई न्यू पे क्लिक करें और आप यहाँ पे स्टैंडर्ड असाइनमेंट न्यू पे क्लिक करें, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू इंटरफेस दैट्स बीइंग लॉन्च, न्यू features have been added, so and I would highly encourage everyone to use the new one। इससे काफ़ी ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पे आप असाइनमेंट बना सकते हैं, वेरी इंट्यूटिव। यहाँ पे आपने असाइनमेंट का आपने टाइटल डालना है, इंस्ट्रक्शंस डालनी है, असाइनमेंट स्टार्ट कब हो रही है, ख़त्म कब हो रही है, उसकी आपने डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे कितने मैक्सिमम पॉइंट्स का, जैसे कि हम देख रहे थे 100 पॉइंट्स का, बट दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी 200 300। अगर आपने अपनी कोई रूब्रिक जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग पड़ी हुई है वो अटैच करनी है, आप वो अटैच कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज़। अगर आपने रूब्रिक कुछ खुद से क्रिएट करनी है तो आप रूब्रिक वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से रूब्रिक क्रिएट कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूशन की कोई पर्टिकुलर कोई बनी हुई रूब्रिक्स वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अल्टरनेटिव की अपनी रूब्रिक्स जो है आप यहाँ पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आखिर में हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट सेटिंग्स आ जाती है। रिपोर्ट सेटिंग्स में आप जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप ऑप्शन रख सकते हैं इस असाइनमेंट सॉरी इस हाँ इस असाइनमेंट के अंदर जितनी भी सबमिशंस होंगी क्या इनको टर्निटिन की रिपोजिटरी के अंदर सेव किया जाए कि ना किया जाए। तो यहाँ से स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी सेलेक्ट की अगर आपने तो यहाँ पे आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी टर्निटिन की रिपोजिटरी में चली जाएंगी। डू नॉट स्टोर की तो फिर किसी भी रिपोजिटरी में नहीं जाएंगी, बल्कि आपके पास यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन नजर आ रही होगी जहाँ पे लिखा होगा सेव टू HEC रिपोजिटरी या सेव टू इंस्टीट्यूशन प्राइवेट रिपोजिटरी, कि क्या आपने HEC की रिपोजिटरी में डालना है कि नहीं डालना है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा, फाइनल थीसिस, फाइनल असाइनमेंट जो आपके स्टूडेंट्स की होगी जो कि आपने इंडेक्स्ड सेव करनी की रिपोजिटरी में, वो आप HEC की रिपोजिटरी में कीजिएगा। आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आ रही होगी, फिर यहाँ पे आके पास डेटा बेसिस आ जाती हैं। प्लीज़ इंश्योर कि सारी की सारी चेक मार्क्ड हो। और यहाँ पे आके पास कुछ ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने स्टूडेंट्स को व्यू देना है सिमिलैरिटी रिपोर्ट का एक्सेस का कि नहीं देना। ट्रांसलेटेड मैचिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर दो सबमिशन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, अरबिक उर्दू सपोर्टेड नहीं है। अरबिक पर्शियन कुछ 20-25 लैंग्वेजेस है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब आपने सेटिंग्स कर ली, जैसे जो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चाहिए वो करने के बाद क्रिएट असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने डेटा नहीं डाला, तो आपके पास फिर असाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। And any questions about the content we have covered so far? अगर आपके पास AI का स्कोर नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ चेक विद योर एडमिनिस्ट्रेटर कि वो आपको उस पर बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको AI क्यों नहीं नज़र आ रहा।
एआई आप सबके लिए एक्टिवेटेड होना चाहिए, आपको एआई नज़र आना चाहिए। एक दफ़ा प्लीज़ आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ चेक कर लें, डॉक्टर हारून के साथ, कि व्हाई आर यू नॉट एबल टू सी दी एआई स्कोर। बस मैं अब अपने स्लाइड डेक पे वापस जाता हूँ। लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिकैप। सबसे पहले आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में फ्लैग चेक करने हैं, फिर एआई का स्कोर चेक करना है कि ये हमारे टास्क एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है देन यू स्टार्ट चेकिंग द सिमिलैरिटी फॉर प्लेजरिज्म एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग योर फीडबैक एंड योर ग्रेड्स। हमारे पास काफ़ी गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं। यू कैन सिंपली गो टू guides.turnitin.com। आप यहाँ पे किसी भी नेट टैब पे आ जाएं, लिखेंगे आप guides.turnitin.com, और ये आपको हमारे गाइड्स के पेजेस पे ले जाएगा। जैसे कि आज हमने इंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो मैं एकेडमिक की इंटेग्रिटी टूल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं, जहाँ के मैं फिर चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे था एआई राइटिंग इन न्यू एंड इनहांस सिमिलैरिटी रिपोर्ट, आपके पास यहाँ पे जो मैंने बातें आपके साथ डिस्कस की यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। सो ये बहुत अच्छी डिटेल्ड गाइड्स अवेलेबल हैं विद स्क्रीनशॉट विद पिक्चर्स। आप इनको यूज़ कर सकते हैं टू सेटअप योर किसी भी चीज़ को, जैसे मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। फिर हमारी, अगर आप फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिलती, यू आर ऑलवेज वेलकम टू रीच आउट टू मी, माई टीम एट pakistan@turnitin.com, जहाँ पे आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं at ukhan@turnitin.com. That's about it from my end. Thank you so much for taking time out and joining me for आज का सेशन। I would absolutely love it कि आप एक जो छोटा सा एक सर्वे फॉर्म है, इसको अगर आप फिल कर सके, इस सर्वे फॉर्म को मैं चैट में भी डाल देता हूँ। अम, ये सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। अम, ये एक सेकंड दीजिएगा जी। मैंने इस सर्वे का लिंक मैंने चैट में भी डाल दिया है। यू मोर देन वेलकम टू स्कैन इट थ्रू योर फोन्स। आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट कि अगर आप सर्वे फॉर्म को फिल कर सकें। इट्स गोइंग टू टेक अबाउट 2 से 3 minutes, and this would sort of let me know कि आपका आज का सेशन कैसा रहा, if it was informative, if you took a lot of useful information away from it. In the meantime, आप जब सर्वे फॉर्म फिल करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है किसी का, प्लीज लेट मी नो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो ओवर दोस डिटेल्स अगेन। थैंक यू। कौन से डॉक्यूमेंट की आप बात करें, कौन से डॉक्यूमेंट के लिंक के लिए? जी जी, ये आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रेजेंटेशन उसके अंदर भी आ जाएगी जी। If anyone has any questions, please let me know. I'll be more than happy to go through your questions. अगर आप किसी भी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की, let me know. I'll be very happy to do that. असल में जो एआई के जो स्कोर है, जो कि आपके पास स्टेरिक में आ जाते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि ये यार कितना है, अनफॉर्चुनेटली ये आप नहीं देख सकेंगे। ये एक डिस्क्लेमर है जहाँ पे टर्निटिन आपको कह रहा है कि इसके अंदर एआई है, लेकिन ये लेस देन 20% है। लेकिन ये एग्जैक्टली कितना है ये आपको नहीं बताएगा। जी अनफॉर्चुनेटली आपको ये प्रिसाइज 15% है, 16% है, ये आपको नहीं बता सकेगा। 20% से ज़्यादा होगा तो ये आपको ज़रूर बताएगा। असल में जो क्विक सबमिट की जो ऑप्शन होती है, ये आपको रिपोर्ट तो वही ठीक बता के देता है। असल में क्विक सबमिट की जो नेचर है, जो इस्तेमाल करने की, वो मुख्तलिफ है। क्विक सबमिट इज़ देयर फॉर स्पॉट चेकिंग, फॉर ड्राफ्ट चेकिंग। अगर इंस्ट्रक्टर ने अपना कोई काम चेक करना है, क्विक सबमिट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फाइनल इंडेक्सिंग, द फाइनल सेविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इन टर्निटिन्स डेटाबेस। क्विक सबमिट आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक निकाल के देगा, लेकिन ये इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। बिकॉज ये जिस तरीके से डॉक्यूमेंट को सेव करता है और स्टूडेंट को एनरोल करके जब उसके काम को सेव करते हैं,
उन दोनों की इंडेक्सिंग के अंदर जो बैकग्राउंड पे जो डेटाबेस के अंदर जो टैग्स लगते हैं वो मुख्तलिफ है। जब आप क्विक सबमिट के थ्रू करते हैं, आपने इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर केस हुआ था, यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लेता, जहाँ पे उन्होंने एक टीचर ने एक बच्चे का काम क्विक सबमिट के थ्रू अपनी तरफ से फाइनल सेव कर दिया। उसमें ये हुआ कि उन्होंने जल्दी में थे, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम 1 लिख दिया, स्टूडेंट का लास्ट नेम 2 लिख दिया, और टाइटल थीसिस का टाइटल टेस्ट लिख दिया, और उन्होंने अपनी तरफ से बच्चे का काम सबमिट कर दिया। 1-2 साल गुजरे, वो बच्चा मास्टर्स के लिए यूरोप जा रहा था, तो उसने जब अपने काम को जब सबमिट किया, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर एक रेड फ्लैग लगा दिया कि आपने किसी का काम प्लेजराइज किया हुआ। उन्होंने कहा कि जी, मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की आईडी है, ये काम टर्निटिन की रिपॉजिटरी में पड़ा हुआ है इस स्टूडेंट के नाम से। अब आपका जो काम हमने जब रन किया अपने सिस्टम के थ्रू, तो दिस मैच केम अप विद दैट स्टूडेंट। अब ये ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज उस बच्चे का काम जो सेव हुआ हुआ था वो प्रॉपरली एनरोल होके सेव हुआ हुआ था। तो फिर हमारा जो स्टूडेंट था, ये इवन तो उसका काम पहले सेव हुआ हुआ था, लेकिन ये काम अपने काम को क्लेम नहीं कर सका बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेशन कि दिस वर्क इंडीड बिलोंग टू हिम। अब वो जो स्टूडेंट था, उस जो मलेशिया का जो बच्चा था, उसने हमारे बच्चे का काम कॉपी किया, अपने डेटाबेस में डाला, अपने थीसिस में लिखा, बेहतरीन सी बना के प्रॉपर थ्रू के थ्रू इंडेक्स करा लिया। तो जब वो रन किया जाता है, वो उसका वहाँ पे मलेशिया के बच्चे का नाम नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको अपना है, उसने कहा जी ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोफेसर है, ये फलाना है ढिकाना है, और सारी यहाँ पे डिटेल आ गई उसकी। और हमारे बच्चे का जो था ना, 1-2 टेस्ट लिखा हुआ था। सो इट्स वेरी अनलाइकली, वेरी अनफॉर्चुनेट, उस बच्चे की 4 साल की मेहनत ज़ाया चली गई। सो इस बहुत ज़रूरी है कि एनरोल करके हम स्टूडेंट्स के काम को चेक करें। जी, एंड एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? आज का सेशन आपका कैसा रहा? सर्वे का जो मैंने जो आपके साथ चैट में लिंक डाल दिया था, आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बाज़ दफ़ा खुलता नहीं है, इसको आपको 1-2 दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक दफ़ा 2 दफ़ा रिफ्रेश प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपके पास वो सर्वे ओपन अप हो जाए, वहाँ से आप फिर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, फॉर योर फीडबैक, वेरी मच अप्रिशिएटेड। आई एम मोर देन हैप्पी टू सिट, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई कमेंट है। इफ नो मोर क्वेश्चंस, फिर हम अपने सेशन को यहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर पे क्लिक कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ।